अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। यस मैम आ रही है। चलो शुक्र है आवाज़ आई। और कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। मैम आप बताएं तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है। एक्चुअली कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे ना ऐसे थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई थी, तो उस टाइम मेरे से बोला नहीं जा रहा था बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा कि कल क्लास ले लेते हैं। कोई बात नहीं मैम। तो नहीं, आज हो गई ना। अब आज तो पहले कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या गड़बड़ है। मैम ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये पता नहीं क्या है। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो अनम ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और भी कि भाई अगर लेक्चर हम ना ले सकें तो फिर मैंने ये सोचा था कि ये रिकॉर्डिंग, ये लिंक रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ये ग्रुप में शेयर हो जाएगी कि अगर किसी दिन किसी ने लेक्चर नहीं लिया तो वो इस तरह से हम्म। उसको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। समझ आ गई बात? यस मैम, ये भी अच्छा यस है। मैम। चले। अच्छा, कल हमने कहाँ तक किया था भाई? मैम ये किडनी ट्रांसप्लांट तक कर लिया था हमने, मतलब ये यूरिनरी सिस्टम वाला सारा हो गया था। यूरिनरी सिस्टम वाला सारा हो गया था, राइट। अब मुझे ये बताएं, आप लोगों ने एमसीक्यूज देखे इसके? नो मैम। बिल्कुल भी नहीं देखे? बस इसको पढ़ा था ना, जो इसमें से बनते थे तो उसके हाथ से कि अच्छी तरह इसको पढ़ लिया था मैंने, कहा फिर अच्छा, पढ़ एक दो तो लिया क्वेश्चन। नहीं यानी? पढ़ा तो है ना? हाँ जी, सारा पढ़ लिया है, ये आपने वाला तो। कहाँ तक पढ़ लिया एग्जैक्ट? मैम आपने यूरेनरी वाला कहा था ना, तो मैंने जहाँ तक आपने कहा था किडनी ट्रांसप्लांट तक, वहां तक पढ़ लिया है। आज थर्मो रेगुलेशन से पढ़ना था ना हमने। हाँ 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 हाँ। अच्छा, महानूर है ना, ये महानूर है। यस मैम, महानूरा। बाकी लोग चुप। नो मैम, सुन रहे बाकी हैं। बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। हम अभी बोलते हैं। बोले ना, मैं तो चाह रही हूँ आप बोले। अच्छा, अब अगर आप लोग कहते हो तो मैं इस चैप्टर की थोड़ी सी आउटलाइन, यानी जो मैंने कहा था पढ़ने के लिए उसकी थोड़ी सी आउटलाइन बता देती हूँ, आउटलाइन बनवा देती हूँ, अगर आप लोग कहते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया है एंड देयर इज नो नीड ऑफ दैट आउटलाइन, तो हम फिर आगे थर्मो रेगुलेशन पे चलते हैं। हाँ जी, सजेशंस? मैम ठीक है, अभी तो ये इजी चैप्टर था, ये पढ़ लिया है। मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है, ये मुझे समझ नहीं आया कि इसका असल में जो क्या स्केच होता है, किस तरह से होती है ये। पेरिटोनियल डायलिसिस, ओके, अभी पता कर लेते हैं। ये ऊपर पता नहीं कुछ लिखा जा रहा है, कुछ नजर तो नहीं आ रहा मुझे, मेरे ख्याल में अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं है ना। चलो आप बताओ। नो? नो मैम। आप? अच्छा, नो ये मैम, कोई अभी नहीं और लिखा। गड़बड़ हो रही है। हम्म, ये कुछ पता नहीं क्या चाह रहे हैं आप। हम इसको यूज कर लेते हैं, क्या मुसीबत है। हम्म, अभी नहीं लिखा जा रहा होगा। इसमें ना ड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो कह रहा है ऐसे ड्रॉ करो पहले तुम। शायद पहले सेलेक्ट करना हो, उसके बाद लिखना हो। कुछ ऐसा ही चाह रही है ये कोई, ये वाली चीज कर। अच्छा रुको, मैं इसको एक बार बंद करके ना दोबारा इसको। अच्छा, मैंने लैपटॉप से किया हुआ है इसको कनेक्ट, तो मुझे अभी लैपटॉप की ना इतनी समझ भी नहीं आ रही। अच्छा देखो, जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है ना, वो दूसरे डायलिसिस से किस तरह डिफरेंट होता है। दो तरह के डायलिसिस आपने देखे ना, एक आपका पेरिटोनियल डायलिसिस था, दूसरा कौन सा था? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस, ठीक है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियम कैविटी का पता है आपको क्या होती है? पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल लाइनिंग जो थी। एब्डोमिनल लाइनिंग और जो बॉडी की। अच्छा, आप एक चीज पढ़ते हो, सिलोम। सिलोम का लफ्ज आपने बहुत दफा पढ़ा है, यस सिलोमेट, मैम, सिलोम। कैविटी। यस, तो वो जो सिलोम और आपकी जो बॉडी की बाहर वाली वॉल है ना, उनके दरमियान जो एक कैविटी है ना,
सिलोम अंदर, अब जैसे आप कह लो, जैसे जब हम बकरे को ज़िबा करते हैं तो यस उसकी मैम। एक ओजरी होती है जिसको हमने जो है वो क्या करना होता है, उसकी ओजरी को हमने फेंक देना होता है और वो बैक साइड थैला सा होता है, राइट। वो यस जो मैम। वो जो वो जो थैला है ना, उस थैले और बाहर वाली खाल के दरमियान एक जगह मौजूद है ना, यस मैम। उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। उस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस कैविटी के अंदर हम जो है वो फ्लूइड भेजते हैं, ठीक है। उसका जो कि ऐसा बाकी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो अलग ही एक कैविटी बनी हुई है, पेरिटोनियल कैविटी जो है। उसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर वैसे यूज होता है। तो उसके अंदर हम जो है वो डायलिसिस फ्लूइड भेजते हैं और उसके थ्रू जो डायलिसिस करते हैं उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस में यानी वो जो पेरिटोनियम कैविटी है वो एक बैरियर का काम करती है और उसके थ्रू जो है वो क्लीनिंग होती है। समझ आई? फिर वहाँ ब्लड वेसल्स भी होती होंगी ना, हाँ फिर हाँ वो उधर से हाँ ब्लड वेसल्स से फिर वो एक्सचेंज हो जाता होगा। हाँ, लेकिन जैसे हीमोडायलिसिस में हम आर्टिफिशियल डायलाइजर यूज कर रहे थे ना फ्लूइड के लिए, हाँ उसमें जी। वो नहीं होता, जी उसमें जी। हम वो कैविटी को एज अ वो उसके लिए यूज कर रहे थे, बाकी वो उसी तरह से होता है। मैम फिर वो जो हम फ्लूइड उसके अंदर भेजते हैं वो ऐसा खास फ्लूइड होता है कि जिससे एक्सचेंज इजीली हो जाता है? यस, उसके अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है ना, आपने जो कंसंट्रेशन हम्म। डिफरेंसेस पढ़े कि वो हम जी इस जी। तरह से कंसंट्रेशन डिफरेंस ही ऐसे क्रिएट करते हैं कि उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, ये समझ में आ वेलकम रही थी। वेलकम। और जी कोई क्वेश्चन? ये आज तो मैंने बोर्ड पे लिख लिया भाई। और कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे चलें। यस मैम। चलें जी। अच्छा, अब मैं इसमें से आपको कुछ एमसीक्यूज बता दूं जो आ सकते हैं यहाँ पर। एक्सक्रीटरी हमने लीवर और किडनी के फंक्शन देख रहे थे। अच्छा, एक तो आएगा 99.9% जो है वो जो फ्लूइड को कंस्ट्रेन कर देता है, साफ कर लेता है किडनी की एफिशिएंसी, ये वाली जो है ये पूछी जा सकती है। उसके बाद हम इसमें से पूछ सकते हैं जक्स्टा, हाँ, दो तरह के नेफ्रॉन्स आपने पढ़े हैं, कौन कौन से हैं? यस मैम। कौन? एक है जो एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है और एक है कॉर्टिकल है जो कॉर्टेक्स के साथ होता है। जुक्स्टामेडुलरी और कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अच्छा, अब हाँ इसमें जी। से जो कॉर्टेक्स में है, कॉर्टेक्स आउटर रीजन है, तो जो कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन जी है वो मैम। कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और जो मेड्यूला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे है उसको हम जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है। यस मैम। दूसरी बात आपने ये पढ़ी कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास जो कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है, या कंसनट्रेटेड यूरिन, वो बेसिकली जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का काम होता है। पढ़ा यस है ना मैम। ये बात? पढ़ी है ना? यस मैम पढ़िए। ये बेसिकली एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्रॉन इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन? सही हो गया। इसमें से ये चीज़ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आ गई। उसके बाद आती है आगे हमारे पास, हाँ जी, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसकी कंपोजिशन देख लें आप। इसकी कंपोजिशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? इसी कंपोजिशन में हमारे पास आते हैं ग्लूकोज, शुगर्स यानी अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, उसकी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है इधर से हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो हॉर्मोन्स का रोल है, एडीएच का रोल है, वो इम्पोर्टेंट हम्म। से वो सारा सीन है। तो ये इसमें से इस तरह की चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। जैसे अब आप कहते हो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, काउंटर करंट फ्लो के बारे में आपने देखा ना, काउंटर करंट। ये भी मैम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर ये मैकेनिज्म क्या है? काउंटर करंट मल्टीप्लाई, अब आप दुआ करो मेरा वाइट बोर्ड चल जाए तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, आप लोग में से कोई इस पे लिख के देखो, लिखा जा रहा है? नो मैम, अभी तो कुछ नहीं लिखा हुआ। यस मैम लिखा जा रहा है। ये देखो लिखा तो हाँ गया अभी, है। हाँ अभी मैम, अभी ड्रॉ हुआ है। अभी हुआ है ना? ये मेरा क्यों नहीं हो रहा ड्रा भाई? ये मैम ये देखो, आप पेन चूज कर ले यहाँ से। कहाँ से करूँ चूज? ये देखो ना, यहाँ नहीं पर तो मुझे पेन। ऑप्शन आ रहा है ड्रॉ का, मैं ड्रॉ को चूज करती हूँ तो मैम लेफ्ट राइट पे नीचे आ रही है पेंसिल, उससे लिखा जा रहा है। ये आप लोगों की आ रही है ना बच्चा, मेरी नहीं आ रही। अच्छा, इसको रेस, मैम ये यहाँ पे टाइपिंग वाला है ना, ये ऑप्शन ड्रॉ वाला तो नहीं है, ये दूसरा बोर्ड है ना।
यहाँ पर ये जो ड्राइंग हो रही है ये कैसे हो रही है, मेरे पास क्यों नहीं हो रही है? मैम आप वो बॉक्स सेलेक्ट करके फिर उसके अंदर एडिट करके लिखें तो आ जाएगा। अरे मैम अभी लिखा गया है। ये देखना, ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, हो गया सेलेक्ट, लेकिन आगे कुछ नहीं ना होता। ये देखें, अब इसमें टेक्स्ट, वो कहते हैं हाँ टेक्स्ट, इसमें आप देखें टेक्स्ट, मैम टाइप करें इसमें अब। ये ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है, लेकिन वो जो ड्राइंग होती है ना, जैसे मैंने अगर डायग्राम ड्रॉ करनी है वो मैम नहीं। माइक के ऊपर जो पेंसिल बनी हुई है उस आपकी नहीं आ रही वो? एक सेकंड में देखती हूँ। नहीं वो नहीं होगी मैम। नहीं वो वो मेरे मेरे पास, तो ऐसे ही हो रहे। मेरे वो पास, पार्टिसिपेंट कुछ होती है, होस्ट हाँ को नहीं होती। वो मेरे पास नहीं आ रही। मेरे पास आ रहा है शेयर स्क्रीन, और जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो अच्छा हम एक और काम करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम शेयर करते हैं जी। ये स्क्रीन नज़र आ रही है? यस मैम। अच्छा, अब हम इधर से जाते हैं। मुझे लग रहा है मेरा ये जो बेचारा है ना, जिसमें मैं कर रही हूँ काम, उसी के साथ कोई गड़बड़ है। अगर हम यहाँ सर्च करते हैं किडनी, अब काउंटर, ये इधर से आ ना गया मल्टीप्लाई। आ गया। अच्छा, अब ये पार्ट कौन सा है पता है? ग्लोमेरुलर वो वाला पार्ट। ग्लोमेरुलस, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो बोमाइन्स कैप्सूल है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आपको मैंने बतानी है जो ग्लोमेरुलस और बोमाइन्स कैप्सूल के बारे में इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं ना, जिनके अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना होता है, जैसे हाइपरटोनिक कंडीशन में जो रहते हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन कौन सी थी? जिसके लिए एनिमल को जिसमें खतरा होता है कि पानी की। उसके अपने वाटर लॉस ना हो जाए, ऐसे ही था ना हाइपरटोनिक यस कंडीशन? मैम। तो अब हमारे पास जो हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, जिसके अंदर एनिमल को वाटर लॉस का खतरा होता है, वहाँ पर जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बड़ा होता है, फिल्टर ज़्यादा से ज़्यादा उसने चीज़ों को करना, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व करना, वेयर देर इज हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है। जहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन होती है ना, वहाँ पर ग्लोमेरुलस छोटा होता है, बाउमन कैप्सूल बड़ा होता है, बिकॉज उसने ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके पास जो फ्लूइड्स हैं उनको गुजार देना होता है। समझ आ गई बात? ये एक कॉन्सेप्चुअल बात थी। सही। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये है जहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म होना है, ठीक है। ये डिसेंडिंग लूप आ रही है नीचे को और डिसेंडिंग लूप जा रही है ऊपर को, लूप ऑफ हेनरी के अंदर, राइट। ये जो यस मैम। असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप है ना, अब देखो हम कहते हैं कि फिशेस के अंदर भी काउंटर करंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसमें क्या है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ें मूव करेंगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो हमारे पास अब वो क्या करें, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पोर्शन, thus inner medulla is highly concentrated with presence of urea, and through a mechanism of counter current multiplier, this mechanism causes gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to the kidney in the as it passes downward in the descending loop of Henle। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये जो आपको डिसेंडिंग लूप नजर आ रही है पूरी, ये डिसेंडिंग लूप के बाहर जो ब्लैक रीजन है, आपके ख्याल में ये क्या है? ब्लड वेसल्स होंगी। नहीं, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होंगी ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी के ऊपर है ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये कैविटी। जो ये, हाँ ये कैविटी है, और ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये जो येलो कलर में नजर आ रही है, ये ट्यूब्यूल, ये ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब को हम कहते हैं कि इसके अंदर फिल्ट्रेट मौजूद है। फिल्ट्रेट कौन सा? एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद है। समझ आ गई? मतलब जिसको वो किडनी वेस्ट, ट्रीट कर रहे हाँ, हैं।
वेस्ट प्रोडक्ट येलो वाले रीजन के अंदर है, और इस पूरे येलो के ऊपर जितनी कैपिलरीज हैं वो क्या है, इस पूरे येलो के ऊपर जितनी कैपिलरीज हैं वो हमारे पास उसका उस ब्लड के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है। समझ आ रही है बात के नहीं आ रही? जिसको वो फिल्टर कर रहा है मैडम। यस, वो जो Yes, ब्लड है ma'am. ना, ब्लड साफ है, ब्लड में वो सारी चीजों को फिल्टर कर रहा है। और जो आपके पास ये येलो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये ल्यूमन है उस ट्यूब का जिसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं, वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? Yes, ma'am. अगर ये बात समझ आ गई है ना, अब हम देखें वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि काउंटर प्लांट मैकेनिज्म में हम कहते हैं वाटर को कंजर्व करना है। आपके ख्याल में वाटर किस में जाता होगा? वाटर ब्लड में जाता होगा या वाटर ल्यूमन में जाता होगा? मतलब वाटर इस येलो पोर्शन में जाता होगा या वाटर इसके ऊपर ब्लड वेसल में जाता होगा, जिस वाटर को वो कंजर्व कर रहे हैं? ब्लड वेसल्स में जाता होगा फिर ब्लड वेसल में जाता होगा, एग्जैक्टली। जो चीज ल्यूमन में चले जाएगी वो फिर ये देखो, इसके बाद आप आगे जब इसको पूरे को ड्रॉ करते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर जब बनता है यहाँ पर हमारे पास, ये देख रहे हो येलो पूरे से Yes, ऊपर ma'am. जाके ये कलेक्टिंग डक्ट से बाहर चले जाता है। तो येलो जितना भी पोर्शन है वो हमारे पास वो पोर्शन है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है। अब उसने क्या करना है, उसने पूरी कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को जो है ना वो ब्लड वेसल में शामिल कर लिया जाए। ब्लड वेसल का मतलब है कि बॉडी में शामिल कर लिया जाए। अब वो कहते हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि ल्यूमन के अंदर जब वो पीछे से आ रहा है, ल्यूमन फिल्ट्रेट के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में हमारे पास यूरिया मौजूद है। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. यूरिया, क्योंकि वो सफाई होके आ रही है ना। तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि ये जो डिसेंडिंग लूप है, इसमें से देखो पानी जो है वो बाहर निकल आएगा। इतनी ज्यादा यूरिया की कंसंट्रेशन होगी कि वाटर स्टार्ट कमिंग आउट। वाटर जब नीचे आ रहा है वो, तो वाटर बाहर कंजर्व होना शुरू हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, यूरिया की कंसंट्रेशन की एक्सेस होने की वजह से। ये देखो ना, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। अब एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आ यस रही है. मैम आ रही है। अच्छा, अब जो नीचे आ रही है वो डिसेंडिंग लूप है। ब्लड में वो सारी अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जिनका माइक ऑन है ना अजान के साथ, वो माइक ऑफ कर दें, फिर इस तरह से अजान का जो वो, मैम आप एक दफा सबको ऑफ कर दें. चलिए अब देखें। वो कहते हैं कि हमारे पास जो डिसेंडिंग लूप है इसके अंदर वाटर है, मतलब वाटर बाहर आएंगे। आगे बात, डिसेंडिंग लूप है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। मैम ये मरियम का माइक ऑन है, आई थिंक इसकी शायद आ रही है एक आवाज. मिनट। Yes. हम मरियम को म्यूट कर देते हैं। चलिए, हम किधर थे? हाँ जी, आप समझ आइए। आपको जो असेंडिंग लूप है, काउंटर क्लाइंट का मतलब है एक ही ट्यूब के दो हिस्से एक दूसरे से ऑपोजिट आयंस को या एक दूसरे ऑपोजिट चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग जो नीचे को आ रही है, तो डिसेंडिंग लूप हमारे पास
वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और असेंडिंग लूप हमारे पास सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेगी। दे आर वर्किंग ऑपोजिट टू ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर। इनपरमिएबल है जो आपके पास डिसेंडिंग लूप है वो सॉल्ट्स के लिए, और परमिएबल है आपके पास डिसेंडिंग लूप वाटर के लिए। इसी तरह से असेंडिंग लूप आपके पास परमिएबल है सॉल्ट्स के लिए और इनपरमिएबल है वाटर के लिए। मैम इस तरह फिर इन पे हार्मोन का इफेक्ट भी डिफरेंट होगा ना? हाँ मैं आपको बताती हूँ अभी। इस बात की समझ आई है कि नहीं आई? बेसिकली देखिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिसेंडिंग लूप है ना, डिसेंडिंग लूप में ऑटोमेटिकली पानी नीचे को आ रहा है विच इज कमिंग डाउन, ऑल द फ्लो इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगेन वो आप उसको अगर इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन देखते हो तो हाई से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है। उसके ऊपर ब्लड वेसल मौजूद हैं, जब पानी डाउन द डायरेक्शन आ रहा है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इन द डिसेंडिंग लूप। वाटर की अमाउंट आइंस की अमाउंट की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको विद द फ्लो जब वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा वाटर, और उसके गिर्द ब्लड वेसल्स का पूरा वो गुच्छा जो होगा वो क्या करेगी, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। वहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उससे क्या फायदा होगा, एक तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो आपको पता है पैसिव डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसके अंदर एनर्जी एक्सपेंसिव नहीं लगते। इस डिसेंडिंग लूप के अंदर कोई भी सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और पैसिवली किया जाता है ताकि उसके ऊपर नेफ्रॉन की कॉस्ट ना आए। अब जब वो डिसेंडिंग लूप से वापस डिसेंडिंग लूप की तरफ ऊपर को जाता है तो उसको एनर्जी लगाकर ऊपर वो जब गया है उस दौरान वाटर को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, उस दौरान सिर्फ सॉल्ट्स और आइंस को एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब एट दिस साइड। तो दो लूप ऑफ हेनरी के दोनों जो लूप्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। ये भी हो सकता था कि पूरी लूप ऑफ हेनरी में वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता, सॉल्ट्स को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि एक ऐसे मैकेनिज्म को डिवाइस किया गया कि पहले श्योर किया जाए कि वाटर की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, उसके बाद हम सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करें। और क्योंकि सॉल्ट्स वाटर की निस्बत कम अमाउंट में मौजूद होते हैं तो सॉल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर प्रोटोन आइंस रिलीज किए जाते हैं, प्रोटोन एच पॉजिटिव रिलीज किए जाते हैं, और फिर वहाँ पर एडीएच का भी रोल आ जाता है। आपको पता है हार्मोन्स का रोल आता है, वो हार्मोन जो है वो एच पॉजिटिव आइंस को रिलीज करते हैं जो कि फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर फिर आइंस की, सोडियम की, पोटेशियम की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है। मैम ये प्रोटॉन कपल ट्रांसपोर्ट होती है इनकी? जी प्रोटोन मैम ये इनकी कपल मतलब पहले दो तरह की ट्रांसपोर्ट होती है ना, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेकेंडरी एक्टिव में ये होता है कि मतलब प्रोटॉन पहले रिलीज किए जाते हैं, फिर और फर्दर वो प्रोटॉन उसके साथ सिम पोर्ट या एंटी पोर्ट के जरिए दोबारा मतलब इनसाइड या आउटसाइड जहाँ मूव करना होता है मूव करते हैं। तो इसमें भी ये सिम पोर्ट एंटी पोर्ट वगैरह होती है या सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है? इसका ये जो आप मुझे बता रहे हो मुझे इसका नहीं आइडिया, ये जो बल्कि मुझे ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में नहीं पता था। अच्छी बात है, मैं इसको लिख लेती हूँ, इसको मैं देखूंगी। लेकिन जो मैंने चीज़ें देखी थी उसमें मुझे तो सिर्फ यही है कि इसके अंदर पहले प्रोटोन आइंस रिलीज किए जाते हैं। एडीएच जो है ना, एडीएच यस आपके मैम। पास जो हार्मोन है वो इस लूप ऑफ हेनरी को मैसेज देता है कि यहाँ पर प्रोटोन आइंस को रिलीज किया जाए। प्रोटोन वहां से सेल खुद रिलीज कर रहा है और उस वजह से हम उसको कह रहे हैं कि सेल की एनर्जी लग रही है। ठीक है, अब ये जो आप कह रहे हो दो पाथवेज होते हैं उसकी मुझे इस तरह से नहीं आइडिया, बल्कि आप इसको खुद देखो ना कि आपके ख्याल में आपने मुझे क्या बताया जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या होता है।
मैम जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, उसमें ये होता है कि भाई पहले प्रोटॉन रिलीज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम साइटोप्लाज्म और मतलब एपोप्लाज्म की बात करें तो हाँ प्रोटॉन जो है वो साइटोप्लाज्म से मतलब एपोप्लाज्म के अंदर रिलीज होंगे, ठीक है। तो जिस चीज को हम सेल के अंदर लेके आना चाह रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल वो पोटाशियम आयंस है, तो वो जो है प्रोटॉन और पोटाशियम आयन जो है वो इनसाइड मूव करेंगे, मतलब हम एनर्जी यूज करके पोटाशियम को अंदर ला रहे हैं। तो मोस्टली ये होता है कि पोटाशियम और जो हाइड्रोजन होती है उसकी सिम्पोर्ट होती है, और अगर हम फॉर एग्जांपल सोडियम को सेल से एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं तो उसकी एंटीपोर्ट हो जाती है, मतलब प्रोटॉन फिर इनसाइड मूव कर जाते हैं और सोडियम जो है वो बाहर मूव कर जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो मेरे ख्याल में सिम्प्लास्ट और हाइपोप्लास्टिक पाथवे है, ये ज्यादातर प्लांट्स में नहीं यूज होते, इफ आई एम नहीं नॉट नहीं रॉन्ग। मैम, ये सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट मतलब सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में उसी अच्छा प्रोटॉन अच्छा के अच्छा, साथ मूव कर रहा है कोई चीज। सिम्पोर्ट, जी। और पोर्ट, एंटीपोर्ट। PORT, जी। एंटीपोर्ट। अच्छा हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन यहाँ पर भी मेरे ख्याल में यही होगा जो आप कह रही हो ना कि प्रोटॉन जो है वो डाल दिए जाएंगे और फिर पोटेशियम बाहर निकल आएगा, तो ये एंटीपोर्ट हो जाएगा। जी। ठीक है, यहाँ पे फिर ये एंटीपोर्ट का मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यस मैम। पोटेशियम को बाहर निकाल दिया जाएगा। बल्कि ये मुझे बहुत अच्छी बात पता चली, देखा, थैंक यू। देखें वो फिर सोडियम क्लोराइड आयंस, समझ आ गई बात, ये फिर है जी एंटीपोर्ट वाला मैकेनिज्म हो जाएगा। यहाँ तक सबको काउंटर करंट फ्लो की समझ आ गई है कि नहीं आई? यस मैम, आ गई है। ठीक है, यस उसमें मैम। बस इसको काउंटर करंट कहते ही हम इसलिए कि इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो दोनों चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, क्योंकि एब्जॉर्ब वाटर ने भी होना है और एब्जॉर्ब साल्ट्स ने भी होना है, ठीक है। लेकिन उसको फिर इस तरह से किया जाता है कि सॉल्ट्स को हम बाद में एब्जॉर्ब करते हैं, उसके लिए फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहले पोटेशियम आयंस को वहाँ लेके हाइड्रोजन आयंस को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फिर एंटीपोर्ट पाथवे, एंटीपोर्ट मैकेनिज्म के जरिए पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम के जो यूजफुल आयंस होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में शामिल कर दिए जाते हैं, उनको एक्सक्रीट नहीं किया जाता। समझ आ गई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम, यस हो मैम, गया। हो गया। हो गया क्लियर। अच्छा, अब उसके बाद आपने आज जो करनी है, उसके बाद आगे आपको डायलिसिस की भी समझ आ गई है मेरे ख्याल में, दोनों तरह के, पेरिटोनियल डायलिसिस कौन सा होता है, हीमोडायलिसिस कौन सा है। ये एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे, वो एमसीक्यू में पूछेंगे किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं भाई, वो जो परसेंटेजेस है ना ऑक्सीलेट्स की, फॉस्फेट्स की, ये एंड, कैलकेरियस भी एक हाँ होता हाँ है। हाँ, ये वाली जो टॉपिक है वो यहाँ से पूछेंगे कि किडनी स्टोन्स में किसकी कितनी परसेंटेज है। यहाँ पर ये पढ़ लिया ना आप लोगों ने? यस मैम, पढ़ यस लिया। मैम। हाँ, इसकी परसेंटेज वो पूछ सकते हैं कि हाइपर ऑक्सिलेरिया जो है वो क्या होता है, या हाइपर कैल्सीमिया कितनी परसेंट किडनी स्टोन। तो आपको याद है उन्होंने बताया हुआ कि 15% और 10% जो आपके पास 15% कैल्शियम फॉस्फेट के हैं और 10% आपके पास, सॉरी, यूरिक एसिड के 15% है, कैल्शियम के 10% हैं, और बाकी नहीं मैम, ऑक्सीलेट्स के कैल्शियम फॉस्फेट के 15% और यूरिक एसिड के 10%। 10%। हाँ 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 हाँ। और और हाइपर ऑक्सिलेरिया का यहाँ वो सोर्स पूछ सकते हैं जी, टोमेटोज में ऑक्सिलेट्स मोल ज्यादा होते हैं, राइट। उसके बाद और लीफी वेजिटेबल। लिथोट्रिप्सी, यस, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद लिथोट्रिप्सी की वो सिर्फ ये मैकेनिज्म पूछ सकते हैं कि जिसके अंदर हम एक्सरेज को यूज करें, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, बट इट इज रेयर, ठीक है। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और यूरीमिया क्या होता है, देखो, किडनी लास्ट स्टेज किडनी जो डिजीज है उसको यूरीमिया भी कहते हैं, ठीक है। हम लास्ट स्टेज किडनी डिजीज याद कर लेते हैं, यूरीमिया हमारे जहन से स्किप हो जाता है, तो इसलिए ये यूरीमिया को आप अंडरलाइन कर सकते हो कि ये एक्यूट स्टेजेस के अंदर जाकर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है चीज़ें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है क्या होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, इसके अंदर आपको पता है जी, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से थर्मोरेगुलेशन है, एनिमल्स के अंदर डिफरेंट तरीके से है। प्लांट्स के अंदर जो है वो सर्दियों में और तरह से रेगुलेशन हो रही है, गर्मियों में और तरह से रेगुलेशन हो रही है। अब ये मुझे कौन बताएगा भाई?
आप लोगों ने एंटी फ्रीजी प्रोटीन और वो सारी चीजें पढ़ी हुई है ना? यस मैम, पढ़ी हुई है। चलिए फिर बताएं जरा, कोई थोड़ा बहुत आइडिया। जब इनमें हाई टेम्परेचर होता है तो फिर कूलिंग इफेक्ट होगा, और जब लो टेम्परेचर होता है तो फिर वो अपनी लिपिड के जरिए से वो क्रिस्टल्स बना लेते हैं अपनी मेम्ब्रेन में, जिससे क्या होता है कि उनका अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और बाहर का इफेक्ट नहीं होता। प्लांट्स के अंदर इवेपोरेटिव कूलिंग होती है? कूलिंग होती Evaporative है। होती है, उसको होती क्या है। कहते हैं? मैम जब टेम्परेचर हाई होता है तो अच्छा, आपके क्या में जो ये ट्रांसपिरेशन है, ये भी इवेपोरेटिव कूलिंग का ही एक तरीका नहीं? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि फिर अगर जब टेम्परेचर हाई होता है तो फिर वो ट्रांसपिरेशन तो बंद कर देते हैं अपनी, तो क्योंकि उन्होंने लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्लांट्स तो अपना वाटर एब्जॉर्प्शन को ही, क्योंकि वो उस तरह से तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रहे होते जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर तो वो इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे हैं ना प्लांट्स। यस मैम। और मैम अब तभी तो वो वाटर ट्रांसपिरेशन स्टीम के जरिए मतलब अपवर्ड मूव करता है। करता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो एक तो इवेपोरेटिव कूलिंग हो गई प्लांट्स के अंदर हमारे पास, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या चीज़ आती है कि वो कहते हैं कि प्लांट्स हीट में शॉक। हाँ, हीट शॉक प्रोटीन्स आ जाते हैं। उससे पहले जो बात डिस्कस करनी वो यही है कि प्लांट्स के अंदर अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम होते हैं ना, लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं लीव्स के अंदर। अपर सरफेस में यस मैम। लोअर सरफेस, तो वो भी एक उनकी एडॉप्टेशन है टू कवर द हीट, यानी वो ज़्यादा हीट को की वजह से उनका वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। और उसके बाद हीट शॉक प्रोटीन आ जाते हैं। हीट शॉक प्रोटीन के ऐसे खास प्रोटीन हैं जो कि हीट को सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और प्रिवेंट करते हैं प्रोटीन्स को कि वो डीनेचर ना हो। ये तो गर्म टेम्परेचर के लिए रेगुलेशन होगी। ठंडे टेम्परेचर में वो क्या करते हैं, उसके अंदर आपने एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके बाद उनके अंदर ऐसे मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होते हैं जो जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन्स में। प्लांट्स की उन यस मैम। मेम्ब्रेन्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो क्या करते हैं, वो फ्रीज नहीं होते, ड्राई नहीं होते, लिक्विड स्टेट में उसको रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपके फ्रीजिंग टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाए तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, और क्रिस्टल फॉर्मेशन से सेल का वो जो पूरा स्ट्रक्चर है प्लांट का वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर, तो इसके अंदर वो आपसे से ज़्यादा पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में शायद पूछ लें, या वो आपसे हाँ इससे और ज़्यादा वो चीज़ें नहीं पूछते। मैम हाँ जी, मैम हाई टेम्परेचर में हम ये भी बता सकते हैं कि मतलब जो प्लांट हाई टेम्परेचर के अंदर होते हैं वो उनके अंदर संकन स्टोमेटा होते हैं, मतलब वो इनक्रिप्टेड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बात आप लिख सकते हैं कि उनके अंदर सिंकन स्टोमेटा किन के अंदर है, बिकॉज ये इस तरह से ही एमसीक्यू के अंदर पूछे जाने वाली बात है, ये वो पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो इस पॉइंट ऑफ जीरोफिटिक व्यू, प्लांट्स में यही होता है। बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने, आप जैसे बॉटनी की कुछ चीज़ें वो मुझे इतनी अच्छी नहीं पता होंगी, वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी पता होंगी, तो वो हम इस तरह से फिर क्लास में डिस्कस भी करेंगे कि अब आपकी जो कल की असाइनमेंट है आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने दोनों तरह के जो प्लांट्स की एडॉप्टेशन है ना, एक कोल्ड में जो रह रहे हैं और एक हीट में जो रह रहे हैं प्लांट्स, कोल्ड में जो रहते हैं, यस मैम। कोल्ड में वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं हीट में, आपने इनकी एडॉप्टेशन के पॉइंट्स बना लेंगे। अब हो सकता है उसमें हमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स के नाम मिल जाए जो कि उसमें यूज हो रहे हैं, मतलब अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे ना, हमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स के ठीक है। नाम मिल जाएं या हमें कुछ ऐसे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स मिल जाएं जो नाम वाइज वहाँ पर मौजूद हो। ठीक हो गया, तो इसको फिर हम इस तरह से कल इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसके बाद एनिमल्स के अंदर आ जाता है। एनिमल्स में जी इसको किलोथर्म्स क्या होते हैं और हेट्रोथर्म्स क्या होते हैं, एक्टोथर्म्स एंडोथर्म, ये तो मैंने भी आपको पढ़ाया था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एक दफ़ा का जिक्र है। एक्टो एंडो को हमने बहुत पीटा था, मैडम लगता है। लगता ही है। अच्छा जी, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स, अच्छा मैं इसको बोर्ड को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, ये इधर ज़रा आसानी से आपको समझ आएगी। ओके, कुछ टेम्परेचर मेंटेन करने का होता है कि एंडोथर्म्स का टेम्परेचर
इंटरनल जो होता है उससे कुछ है, मैम और मतलब वो एक्सट्रा अपने इंटरनल मेटाबॉलिज्म की हीट को यूज करते हैं, जो मतलब जो प्रोड्यूस हो रही होती है, और जो एक्टोथर्म्स होते हैं मतलब उनके मेटाबॉलिज्म की हीट इतनी नहीं होती कि जिसको वो यूटिलाइज कर सकें, तो इसलिए वो मतलब इन्वायरमेंटल हीट या जो टेम्परेचर होता है उसको यूज कर रहे होते हैं, उससे अपनी बॉडी की हीट मेंटेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा ये देखो, जो हमारे पास अब इसको रेस में, ओ वाह रेस तो हो रहा है, ये खुद से ही रेस हो रहा है भाई, ये मेरे अलावा तो नहीं कोई कर रहा रेस। नो इट्स वर्किंग। चलो ये देखना, ये वाली जो काम है ना ये खराब होती है। चलो मैं इस पे देखती हूँ। एक्टोथर्म्स हैं और दूसरे आपके पास एंडोथर्म्स हैं। अब ये जो एक्टो मीन आउटसाइड, एक्टोथर्म्स वो एनिमल्स जिनको टेम्परेचर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर आउटसाइड के बॉडी टेम्परेचर से मिलता है। दे हैव द सेम बॉडी टेम्परेचर, जो माहौल का है वही इनका है। अगर सर्दियाँ हैं तो इनकी बॉडी में भी सर्दी है, अगर गर्मियाँ हैं तो इनकी बॉडी में भी गर्मी है। ठीक है, समझ आई है बात? यस मैम। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्वायरमेंट के साथ साथ फ्लक्चुएट करते रहते हैं, और इनकी बॉडी में ऐसी अडॉप्टेशन और इनके एंजाइम्स इतने ज़्यादा वास्ट उस मामले में होते हैं कि वो फिर उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। एंडोथर्म्स मॉडर्न एनिमल्स हैं। एंडो इनसाइड टेम्परेचर, इनसाइड जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, बाहर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। द बॉडी टेम्परेचर is not dependent on external temperature for its regulation. बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है एक रेंज के अंदर। वो अब जो एक्टोथर्म्स हैं उनको कोई मसला नहीं है, सर्दियों में उनकी बॉडी में भी सर्दी, बाहर भी सर्दी, वो आइसोटोनिक है टेम्परेचर के हवाले से। एंडोथर्म्स को मसला है। एंडोथर्म्स के अंदर क्या है, उन्होंने ये जो बात याद रखने वाली है, एंडोथर्म एडॉप्ट देमसेल्व्स। अडॉप्ट देमसेल्व्स का मतलब है कि उस माहौल में रहने के लिए अपने आप को, अपने आदतों में तब्दीलियां लाते हैं। ठीक है, जैसे देखो सर्दियों में हम क्या करते हैं, हम जर्सी पे हाँ बिल्कुल, हम क्या करते हैं, हम वार्म क्लॉथ्स पहनते हैं, यस हम मैम। हीटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, हम ज्यादा बाहर नहीं जाते या बहुत सर्दी में बाहर नहीं जाते हैं। गर्मियों में उसके ऑपोजिट हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं थिन क्लॉथ्स। हम रात को बाहर जो है वो निकलते हैं। हम तो क्या, हमारे से बेहतर ये जो काम है ये रेप्टाइल्स करते हैं। रेप्टाइल्स आर नॉट, दिन के टाइम वो आपको छिपकलियाँ इस तरह से नजर नहीं आती जिस तरह से आपको रात को नजर आती है। ठीक है, दिन के टाइम हाई टेम्परेचर की वजह से वो अपने आप को छुपा लेती हैं। तो जो एक्टोथर्म्स होते हैं, एक्टोथर्म्स के अंदर क्या है कि उनको इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ अपने आप को उस तरह से अडॉप्ट नहीं करना पड़ता, फ्लक्चुएशन